बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कवल जतोई। आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और ये प्रोग्राम डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाज़रीन, जोड़ों का दर्द और चलने फिरने में दुश्वारी आजकल एक आम मसला बनता जा रहा है, खुसूसन उम्र बढ़ने के साथ साथ। इस बीमारी की क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या इसका इलाज है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इन्हीं सब सवालात के जवाब आज हम जानेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरूबा आफरीन, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और इसके अलावा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इसके अलावा लेक्चरर हैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरूबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आप मेरे शो में आई। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या और ये किन उम्र के अफराद में ज़्यादा पाया जाता है? Osteoarthritis basically it's a chronic degenerative joint disease in which there is a progressive loss of articular cartilage and as well as narrowing of the joint spaces. अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो इसमें होता क्या है, जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वो यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि उनको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की सूजिश है, या फिर सूजन के साथ आते हैं कि उनको जोड़ों में जो है वो सूजन की कंप्लेन होती है। इसके वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है? अगर मैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे बात करूं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं इसके सबसे पहले एजिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें उम्र आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेजुअली आपकी एज जब बढ़ती है तो आपके वी ऑल नो कि हमारे ऑर्गन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल्स, ये सारे जो हैं वो आपके उनके फंक्शंस पे इफेक्ट आने लग जाता है, क्योंकि एज के साथ साथ आपके नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के, जॉइंट्स के, लिगामेंट्स के, वो आपके यंगर एज के हिसाब से वैसे नहीं रहते जैसे होने चाहिए। तो जो आपकी एजिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपका क्या होता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ उनके ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी जॉइंट की डीजनरेशन, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें आपका क्या होता है कि एज के साथ आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डीजनरेट होने लग जाता है और उसकी वजह से जो है वो पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की, स्टिफनेस की। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करूं तो वो हमारे पास होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली मोटापे को कहते हैं। मोटापे में ये होता है कि हमारे जॉइंट की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है जॉइंट बेयर करने की। अगर हम उसको एक्सेसिव उसमें ले जाएंगे, लाइक अगर हम अपना वेट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो एक नॉर्मल इंसान का बॉडी वेट होता है, आइडियल बॉडी वेट होता है, अगर वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से जॉइंट्स के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर एक्सेसिव वेट आ जाएगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने बॉडी पे शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है हमारे पास, अगर मैं बात करूं जेंडर के बेसिस पे, तो मेल से ज़्यादा जो है वो मोर प्रोन आपकी फ़ीमेल्स होती हैं। अब उसकी हम कह सकते हैं कि मेजर रीज़न ये हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस में व्हेन विमेन गो टू द मीनोपॉज आपका जब वो होता है साइकिल, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाती हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। अब वो हार्मोनल चेंजेस ये होते हैं कि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है आपका, एक हार्मोन होता है जो कि आपकी जॉइंट्स, लिगामेंट्स और मसल्स की इंटीग्रिटी को, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो व्हेन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की वो हेल्थ नहीं रहती है। देन हमारे पास जो है, अगर मैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो वो आपके रिपीटेटिव स्ट्रेस या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आ जाता है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, आइदर वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, आइदर वो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो या आपकी लीजर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, जिसके ऊपर आप एक कोई भी लगातार एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, आपके जॉइंट्स पे, आपके टिश्यूज़ पे एक रिपीटेटिव वे में स्ट्रेस आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि लाइक मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपकी बॉडी या आपके जॉइंट्स बेयर करते हैं। जब उनके ऊपर एक कंटिन्यूस वे में स्ट्रेस आता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हमारे जिस्म में जो जॉइंट्स हैं उन पर ये ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो डॉक्टर साहबा ये बता सकती हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जिन पर ये ज़्यादा मुतासर हो सकता है? हमारे, अगर मैं वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम जो मोस्टली आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका नी हो गया, हिप जॉइंट हो गया, और लाइक आफ्टर दैट स्पाइन जो है वो भी आपका मोर प्रोन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के लिए। बट
बट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपकी जो है नी और हिप जॉइंट जो है वो मोस्टली इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर साहबा ये हमारी बॉडी में डेवलप कैसे होता है? अगर मैं इसकी पैथोजेनेसिस की बात करूँ, लाइक हाउ इट इज़ डेवलप इन आवर बॉडी, तो इसके ऊपर लाइक हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हमारे दो जॉइंट्स हैं, लाइक दो जॉइंट्स हैं हमारे, इसमें जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो आपका एज अ सॉफ्ट कुशन काम करता है। दो जॉइंट्स के दरमियान में एक प्रोटेक्टिव कुशन है। अगर वो कुशन आपका ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू एनी कॉज, एनी रिस्क फैक्टर लाइक एजिंग, लाइक ओबेसिटी, लाइक एनी स्ट्रेस, अगर वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डिसरप्ट हो गया, डैमेज हो गया या फिर वो थिन हो गया, तो वो आपकी दोनों बोन्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी। कोई भी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन कॉज होगी। फ्रिक्शन कॉज होगी तो जिसे हम कहते हैं रिगड़ पैदा होगी। अगर वो चीज़ डेवलप होने लग गई तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म होगी तो उसमें पेशेंट को पेन होगा। तो डॉक्टर अरूबा ये बताइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स पे अगर हम बात करें तो सिम्टम्स मेनली इसके जो है वो आपके पेशेंट हमारे पास कंप्लेन के साथ आता है कि मुझे पेन रहता है, एक्सेसिव पेन रहता है, बट वो पेन वर्सन हो जाता है विथ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। वो कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो कहता है कि मेरा पेन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है इसका मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका होता है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। जब पेशेंट सुबह उठता है तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। वो अकड़न ऐसी होती है कि इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। वो टाइम ड्यूरेशन ये होता है कि लेस देन 30 मिनट्स तक पेशेंट को वो स्टिफनेस फील होती है। और वो स्टिफनेस हमारे लिए एक ऐसा डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है जो हम इसे बाकी आर्थराइटिस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि लेस देन 30 मिनट्स जो है वो एक ड्यूरेशन होता है जिसमें पेशेंट की स्टिफनेस सॉर्ट आउट हो जाती है, और वो मेन आपका फैक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट को जो है अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें स्वेलिंग नज़र आती है उसके नी जॉइंट पे। इसके अलावा जहाँ पे भी उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, लाइक अगर हिप जॉइंट होगा, नी जॉइंट होगा या एनी अदर जॉइंट होगा, वहाँ पे स्वेलिंग के सिम्टम्स भी हमें नज़र आएंगे। डॉक्टर अरूबा ये बताइएगा कि इसकी तशखीस जो है वो कैसे की जा सकती है? इसकी डायग्नोसिस हम बेसिकली जो करते हैं वो मेनली सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम पेशेंट की लाइक ऑल द थिंग्स जो उसकी कंप्लेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनको सुनते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं हमारे फिजिकल थेरेपी के, वो हम परफॉर्म करते हैं और पेशेंट को जो है हम एग्जामिन करते हैं। लाइक हम पेशेंट की जो है नी जॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल मैं नी जॉइंट की एग्जामिनेशन की बात करूं तो मैं प्रॉपर नी जॉइंट का शेप देखूंगी, नी जॉइंट की अलाइनमेंट देखूंगी, नी जॉइंट का कलर चेक करूंगी कि आइदर वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग या इस तरह की कोई चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये करेंगे। देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसके अंदर एक्सरे जो है वो मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फैक्टर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सरे में हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको अर्लियर ये बात बताई कि जॉइंट स्पेस हो जाता है कम, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिनिंग चेक करते हैं। रेडियोग्राफ्स जो हमारे पास आते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक्सरे जो है आइदर उसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज कितना थिन हो चुका है, जॉइंट स्पेस कितनी ज़्यादा कम है, और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे स्पर फॉर्मेशन हो जाती है। स्पर फॉर्मेशन मीन्स एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ हो जाती है सराउंडिंग द जॉइंट्स। अगर नी जॉइंट है तो उसकी सराउंडिंग में बहुत सारी स्मॉलर जॉइंट्स आपको मिलते हैं जिसकी वजह से जो है वो फ्रिक्शन कॉज होती है। अच्छा, तो डॉक्टर अरूबा ये बताइएगा कि इसके इलाज के लिए क्या ऑप्शंस हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करूँ तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर आपकी जो है एक्सरसाइज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी आ जाती है। देन हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर रिलीविंग पेन, लाइक एनसेड्स, नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं हमारी वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एनाल्जेसिक जो है पेन किलर्स होती हैं यूजुअली वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अदर देन दैट हमारे पास इंट्रामस्कुलर या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, स्टीरॉइड्स, और इसके अलावा जो है हम हाइलोरोनिक एसिड के जो है इंजेक्शंस वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। देन हमारे पास लास्टली जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट आपकी वो ट्रीटमेंट टेक्निक होती है जब आपकी सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाती है, लाइक फिजिकल थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, सारी थेरेपी जब आपके पास फेल हो जाती है और हमें लगता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एडवांस एज पे चला गया है और बहुत ज़्यादा सिवियर केस है, देन वी विल गो फॉर द आइदर नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। तो इस बीमारी में फिजियोथेरेपी का क्या किरदार हो सकता है?
फिजियोथेरेपिस्ट का मेन जो रोल होता है, बेसिकली हमारे पास जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनका मेन आई थिंक कंसर्न यही होता है कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है हमारा पेन ख़त्म कर दिया जाए। तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा जो रोल होता है वो सबसे पहले यही होता है कि हम पेन को एलिमिनेट कर दें, जॉइंट मोबिलिटी को इन्हेंस कर सकें। इसके अलावा जो है उनकी जो भी फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, जो एक्टिविटीज़ वो ओए की वजह से नहीं कर पा रहे, नी ओए आइदर हिप ओए, उसकी वजह से जो भी उनकी रिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करवा सकें। तो ओए के जो मरीज़ हैं उनको कौन सी जो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए? ओके, एक्सरसाइजेस पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज थेरेपीज़ होती हैं, जिसके अंदर आपकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं। इसमें हम पेशेंट की फुल रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट को वो मूव करते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेकर जाते हैं, उनकी मूवमेंट करवाते हैं। एक हमारे पास ये टेक्निक होती है। सेकेंड हमारे पास होती हैं आइसोमेट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो सराउंडिंग के मसल्स होते हैं, जो आपका जॉइंट होता है, जब जॉइंट जो है वो किसी भी जो आपके सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे उन स्ट्रक्चर्स को भी इफेक्ट करने लग जाता है, जो आपके सराउंडिंग के मसल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं। तो आइसोमेट्रिक्स हमारे लिए जो है वो क्या हेल्प आउट करता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हमारी उन मसल्स को स्ट्रेंथन आउट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर नी ओए है तो जो आपके क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वीक हो जाते हैं, तो हम उस पर काम करते हैं, उनको स्ट्रेंथन आउट करते हैं थ्रू द आइसोमेट्रिक्स। देन हमारे पास अदर ट्रीटमेंट टेक्निक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक्स आ जाती हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक्स में हम जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस देते हैं। एक एग्जांपल इसकी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टेक्निक है, वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड थेरेपी है वो यूज़ कर सकते हैं, हीट थेरेपी, क्रायोथेरेपी एंड सो ऑन। देयर इज सो मैनी टेक्निक्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट की बैलेंस और प्रोप्रायोसेप्टिव ट्रेनिंग पे भी काम करते हैं। बैलेंस और प्रोप्रायोसेप्टिव ट्रेनिंग आपकी वो ट्रेनिंग होती है क्योंकि अगर हमारा कोई भी जॉइंट अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें, लेग्स की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका जॉइंट इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो अपने बैलेंस इश्यूज़ के साथ भी आएगा, क्योंकि उसको अनइवन सरफेसेस पे चढ़ने पे, स्टेयर क्लाइंबिंग करने पे, इन सारी चीज़ों पे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और ऐसे पेशेंट में रिस्क ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब रिस्क ऑफ फॉल ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट ही हमारा काम होता है कि हम उसकी बैलेंस ट्रेनिंग पे भी काम करें, और बैलेंस ट्रेनिंग में हम बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं पेशेंट का जो है वो बैलेंस इंप्रूव हो सके। अच्छा डॉक्टर अकबर, जो ओए के पेशेंट्स हैं और उनका जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा है, तो इससे बचने के लिए क्या उनको अपने वज़न पर कंट्रोल करना ज़रूरी होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ओबेसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। या फिर अगर वो पेशेंट अगर मैं सपोज भी कर लेती हूँ किसी को ओबेसिटी नहीं है बट उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर देगा, एट द एंड उसका वेट गेन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक पेशेंट है जो ऑलरेडी ओबीज है विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसके लिए उसके ऊपर, उसके जॉइंट्स के ऊपर डेफिनेटली एक्स्ट्रा या एक्सेसिव लोड आने लग जाता है। जब एक्सेसिव लोड आता है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ये जो है एजुकेट करते हैं कि वो अपनी वेट मैनेजमेंट पर फोकस करें। डॉक्टर, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वो कौन सी आम पेचीदगियाँ होती हैं जो देखने को ज़्यादा मिलती हैं? अगर मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे बात करूँ इस डिज़ीज़ की, तो बहुत सारी हमें कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं। सबसे पहले जो है हमें पेशेंट में सिवियर डिसेबिलिटी मिलती है। सिवियर डिसेबिलिटी मींस कि वो अगर कोई भी काम कर रहा होता है, हमारे पास कंप्लेन आती है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं पाते, हमारे पास कंप्लेन आती है कि हम नॉर्मल वॉक नहीं कर पाते, जो कि पेशेंट्स के लिए एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। तो हम ये वाली जो आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें इनको सिवियर डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं जॉइंट डिफॉर्मिटी की बात करूँ तो जॉइंट डिफॉर्मिटी में बेसिकली होता क्या है कि एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस जब पेशेंट को होता है तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो जो बोन की आपकी पूरी कहेंगे कि कॉस्मेटिक है वो भी अफेक्ट हो जाती है, बोन की जो शेप है, बोन की अलाइनमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूरी बायोमैकेनिक्स आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ऑल्टर हो जाती है। थर्ड हमारे पास है इसके अलावा उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ पेशेंट चला जाता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वो लाइफ स्टाइल होती है जिसमें उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं, वो ज़्यादातर बैठे रहने पे प्रेफर करता है। फिर थर्ड हमारे पास है हमें सराउंडिंग पे उसकी काफ़ी ज़्यादा मसल वीकनेस मिल जाती है ड्यू टू इनएक्टिविटी जो मसल्स पे, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम बॉडी पे या जॉइंट्स पे एक लोड डालते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल लोड होता है, ना कि एक्सेसिव ना कि लीस्ट। तो उस पर ये होता है कि अगर हम अपने जॉइंट पे अपने मसल पे बिल्कुल लोड डालेंगे ही नहीं तो वो अपनी नॉर्मल फंक्शन जो उनका काम करने की जो एबिलिटी होती है वो भी भूल जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर अरूबा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है, तो मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि K21 के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, सबसे लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, वेट मैनेजमेंट जो है टेक्निक्स उस पर जो है वो प्रेफर करें कि वो सारी चीज़ें आपका वेट जो है एक्सेसिव जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल थेरेपी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ कंप्लायंस शो करें, मींस कंप्लायंस शो करना कि आप उस पर फोकस्ड रहें। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट 1 वीक के लिए 2 वीक्स के लिए कोई थेरेपी स्टार्ट किया एंड देन आपका अगर पेन रिलीव हो गया है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट आप अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम पीरियड, एक प्रॉपर ड्यूरेशन फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो दैट्स आपका, इसके आउटकम्स भी उतने ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म आपको आउटकम्स नज़र आएंगे अगर आप कोई भी फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट करवाएंगे तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरूबा, आप मेरे शो में आई, आपने मेरे शो के लिए टाइम निकाला और आज बहुत कीमती और मुफीद मशवरे हमें दिए। उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आपके लिए मुफीद और मालूमाती साबित हुआ होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी मेज़बान कंवल जतोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।